हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवयव की परिभाषा और उसके व्यापक अवयव के बारे में परिचय प्राप्त किया था। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अवयव के प्रकारों के बारे में। तो अवयव के प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें से दो प्रकार आपको सामने दिख रहे होंगे। एक है क्षैतिज अवयव और एक है आपका ऊर्ध्वाधर अवयव। क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा हो बशर्ते की पंक्तियों की संख्या के अपेक्षा, यानी कि कॉलम ज्यादा हो रो की अपेक्षा। जैसे इसमें 1, 2, 3 कॉलम है, इस तरह से रो 1, 2, 3 ये कॉलम हो गए, 1, 2 ये रो हो गई। तो यहाँ पे कॉलम ज्यादा है और पंक्तियां कम है, तो ऐसे क्षैतिज अवयव कहेंगे। क्षैतिज अवयव को आप दिमाग में कुछ इस तरह करके बिठा सकते हैं, कुछ इस तरह होता है ये चीज। और ऊर्ध्वाधर अवयव में उल्टा होता है, इसमें आपको पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, 1, 2, 3 पंक्ति और 1, 2 कॉलम। तो पंक्तियों की संख्या कॉलम की अपेक्षा यानी कि स्तंभों की अपेक्षा ज्यादा है, इस वजह से इसे ऊर्ध्वाधर अवयव के नाम से पुकारा जाता है। इसे दिमाग में आप इस तरह फीड कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह होता है, ये इस तरह होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ही नेक्स्ट अवयव आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, ये देखिए केवल एक पंक्ति है, कुछ इस टाइप का 1 गुणे कॉलम चाहे जो भी हो, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 कॉलम है, ये केवल एक पंक्ति होगी। कॉलम चाहे 2 हो, 3 हो, चाहे जितने भी हो, पंक्तियों की संख्या 1 होगी। इसके बाद आता है आपका स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, ये एक कॉलम है, पंक्तियां चाहे जितनी हो, जैसे ये 3x1 का मैंने बनाया है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक कॉलम होगा, पंक्तियां चाहे जितनी भी हो, उससे मतलब नहीं है, शर्त ये कॉलम एक होगा, तो उससे हम स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट अवयव का प्रकार है जिससे आप वर्गाकार अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से पुकार सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो वर्गाकार अवयव यानी कि जिसमें m बराबर n हो, m मतलब जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने ये लिया 2x2 का, 2 पंक्तियां 2 कॉलम, तो ऐसे अवयव को आप स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्गाकार अवयव के नाम से जानते हैं। तो ये अवयव काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस पर बेस्ड आप कई सारे अवयवों के प्रकार पढ़ते हैं और क्वेश्चनों में भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, वर्गाकार अवयव। इसके बाद आता है शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव ऐसे अवयव को कहा गया जिसके सारे एलिमेंट, सारे अवयव क्या हो, जीरो हो। इसे शून्य जैसे चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ओ जैसा है शून्य। तो ये शून्य मैट्रिक्स है यानी कि जीरो मैट्रिक्स है। अब अवयव के और प्रकारों को पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए, वो क्या है? मुख्य विकर्ण। काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या होता है? ये वर्गाकार अवयव में होता है, ध्यान रखिएगा। m×m या n×n टाइप के जो अवयव होंगे जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, सेम। इसके जो यहां पर अवयव होते हैं, मैं पहले अवयव के एलिमेंट लिख दूं, कुछ भी लिख दें यहां पर। ये जो अवयव होते हैं, यहां पर जो अवयव स्थित होते हैं, ये इससे ही मुख्य विकर्ण यानी कि लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। यहां पर इनकी क्या खासियत होती है? यहां पर अगर हम इसको व्यापक अवयव के पदों में लिखें, जैसे 2 को व्यापक अवयव के पदों में लिखें, तो ये पहली पंक्ति पहले कॉलम में है, इसलिए इसको लिखेंगे A11। ये जो 2 है ये दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में है, तो इसको आप 2 लेंगे। और ये जो Z है ये तीसरी पंक्ति तीसरी। तो आप नाम से क्लियर होगा, यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी कि यहाँ पर I और J यानी कि पंक्ति की स्थिति पोजीशन यानी कि, और स्तंभ की स्थिति यानी कि पोजीशन वो सेम होती है। आप व्यापक अवयव को आप जानते हैं AIJ से लिखते हैं, तो जहां पर I और J इक्वल होते हैं वो
अवयव कहाँ पर स्थित होते हैं? लीडिंग डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में स्थित होते हैं। तो लीडिंग डायगोनल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके आई और जे सेम होगा, यानी कि अगर हम व्यापक अवयव के पदों में इसको लिखें तो A11, A12, A13, जैसे मैं एक वर्गाकार अवयव बना रहा हूँ 3x3 का, तो A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। तो आप वर्गाकार अवयव के मुख्य विकर्ण को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो अवयव लीडिंग डायगोनल में हैं, आप उनको ध्यान से देखें कि यहाँ पर 11, 22 और 33 यानी कि 11, 22, 33 पंक्ति यानी कि आई और जे सेम होंगे, यानी कि पंक्ति स्तंभों की स्थितियां क्या होंगी? सेम होंगी। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके आधार पर बहुत सारे अवयवों के प्रकार बनते हैं, जिसमें आपका एक आता है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो आएंगी, मुख्य विकर्ण का कॉन्सेप्ट और ये जो प्रकार बताने जा रहे हैं, ये सब वर्गाकार अवयव के अंतर्गत आएंगे। मतलब हम लोग एक प्रकार से अब अवयवों के प्रकार ना पढ़कर क्या पढ़ रहे हैं, अवयवों में एक प्रकार है वर्गाकार अवयव, तो उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो वर्गाकार अवयव का ही एक प्रकार होगा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव की खासियत क्या होती है? विकर्ण अवयव की खासियत होती है कि इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर मुख्य विकर्ण के अलावा जितने अवयव होंगे वो 100% क्या होंगे? 0। यानी कि जब ए आई जे जबकि आई जे के बराबर नहीं है, अर्थात ये अवयव जब मुख्य विकर्ण में नहीं है, क्योंकि मुख्य विकर्ण में तो आई और जे इक्वल होते हैं, तो जब ये मुख्य विकर्ण में नहीं है यानी कि आई डज नॉट इक्वल टू जे, तब ए आई जे का मान क्या होगा? 0। ये खासियत होगी डायगोनल मैट्रिक्स की, यानी कि विकर्ण अवयव की। यहां पर 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। शर्त यह है कि ये सारे अवयव 0 होने चाहिए, यानी कि विकर्ण अवयव उस अवयव को कहा जाएगा जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट 0 हो। मुख्य विकर्ण में 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। ये तो था विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। अब इसी विकर्ण अवयव में ही एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर कोई विकर्ण अवयव, मैं बताने जा रहा हूं आपको अदिश अवयव के बारे में, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। अगर मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ध्यान रखिएगा ये वर्गाकार अवयव है और ये विकर्ण अवयव भी है। अदिश अवयव एक प्रकार का विकर्ण अवयव होता है। इस विकर्ण अवयव की खासियत होगी कि इसमें ये सारे एलिमेंट 0 इक्वल हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट तो क्या रहेंगे? 0। तो मुख्य विकर्ण के सारे अवयव सेम हो और शेष अवयव 0 हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसा ही एक अवयव आ जाता है तत्समक यानी कि इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आई से व्यक्त करेंगे। ये एक प्रकार का विकर्ण अवयव भी है, वर्गाकार तो होगा ही होगा, विकर्ण अवयव भी है और अदिश अवयव भी है। इसके मुख्य विकर्ण में हर जगह ये 1 आ जाता है, शेष एलिमेंट 0 होंगे। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। अगर मैं इसको I3 लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। I3 का मतलब इसमें 3 पंक्तियां और 3 कॉलम होंगे। तो I2 यानी कि जिसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम, यानी कि इसको पूरा आपको इसका ऑर्डर 3x3 या 2x2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल I3 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये हमेशा वर्गाकार होते हैं। 3 पंक्तियां 3 कॉलम होंगे। मुख्य विकर्ण में 1 होगा, शेष एलिमेंट 0। ये इकाई या तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है और अवयव में वही काम करता है जो कि आपका अंकगणित में अर्थमेटिक में 1 करता है। जैसे आप 1 को किसी संख्या में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे आई को भी हम किसी अवयव में गुणा करेंगे तो उस अवयव के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका क्या होता है? इकाई अवयव या तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रकार होगा, क्योंकि एग्जामों में आपका जो भी
एग्जाम में या पेपर में आप में एक्सरसाइज में जहां भी देखेंगे आपको इसका इस्तेमाल होते दिखेगा। उसके बाद त्रिभुजों के दो और प्रकार हैं जो कि आपके कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन कंपटीशन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। उसमें है आपका एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। हिंदी में नाम इसका थोड़ा अजीब सा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप देखें तो पहली बात तो ये जानिए कि आव्यूह में ये त्रिभुज शब्द कहां से आ गया, त्रिभुज का मतलब क्या है, देखिए समझिए। देखिए जब हम कोई वर्गाकार आव्यूह बनाते हैं, जैसे मैंने ये वर्गाकार आव्यूह बनाया, ये हमने बनाया ए बी सी पी क्यू आर एल एम कुछ भी लिख दिया, तो ये जो अवयव हैं ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण के इधर आप देखेंगे इस तरफ तो आपको एक त्रिभुज जैसा इधर इन अवयवों का एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा और एक त्रिभुज इधर बनता हुआ नजर आएगा इन अवयव से। तो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है, इसीलिए इनका नाम त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो अब ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होता है। दोनों क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। अभी तो मैंने केवल इतना बताया कि ये ट्रायंगल शब्द क्यों आ गया। तो मान लीजिए ये मेरा आव्यूह है, जैसे कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो नीचे ट्रायंगल बनना होता है उसके एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहां पर जीरो नहीं होते, लेकिन जीरो कहां होते हैं, लोअर ट्रायंगल में। ये अपर ट्रायंगल कहलाता है, ये लोअर ट्रायंगल। लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ऐसे ही अगर आप लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में देखेंगे तो उल्टा होगा, ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ये जीरो होंगे, और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए ये जो ट्रायंगल बनेगा ये क्या होंगे, जीरो, सब जीरो है। तो दोनों में अंतर समझ आ गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में नीचे वाले त्रिभुज के सारे अवयव जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले त्रिभुज के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नोटिस रखना है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल इनका नहीं है, तो बस इतना आप इसके बारे में जाने रहिए कि नाम के ये ठीक उल्टे होते हैं, यानी कि जीरो उल्टी जगह पे होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो लोअर ट्रायंगल में होंगे, और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जीरो अपर ट्रायंगल में होंगे। तो ये आव्यूह के कुछ प्रकार हो गए जो आपको स्टडी करने थे। अब उसके बाद आपको आव्यूहों के एक गुण की बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। दो आव्यूह समान यानी कि बराबर कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दो आव्यूह तभी इक्वल होंगे जब पहली चीज उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, अर्थात m p के इक्वल होना चाहिए और n q के, यानी कि जितनी पंक्तियां इसमें होंगी उतनी ही पंक्तियां इसमें होंगी, और जितने कॉलम इसमें होंगे उतने ही कॉलम इसमें होंगे, यानी कि दोनों आव्यूह में पंक्तियों और कॉलमों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो भी अवयव होंगे, जैसे मान लीजिए अवयव है, इसमें हम दो ही पंक्तियां बना रहे हैं, तीन कॉलम, यहाँ 2 3 4 यहाँ पे जो संगत अवयव है वो भी समान होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, 2 है 2 होना चाहिए, 3 है 3। जैसे मैंने जानबूझ के यहाँ पे अननोन क्वांटिटी रख दी है, अज्ञात राशियां, ताकि आप बता सकें कि एक्स वाई जेड का मान क्या होना चाहिए जिससे कि बराबर रहे। तो एक्स का मान किसके बराबर होना चाहिए, 2 के, वाई का मान 3 के, जेड का मान 4 के। तो अगर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होने के साथ साथ, यानी कि पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह की पंक्ति समान होनी चाहिए,
और पहले अवयव का कॉलम यानी कि स्तंभ दूसरे अवयव के स्तंभ यानी कि कॉलम के समान होना चाहिए। साथ ही साथ उनके संगत अवयव भी क्या होनी चाहिए, समान, यानी कि यहाँ पर जो अवयव होगा वो यहाँ होना चाहिए, दोनों सेम होंगे। तो इक्वल का साइन लगा है तो समझ जाइए कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इससे आप प्रश्न में दी गई अज्ञात राशियों के क्या ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है अवयव का एक खास गुण जिसे हम बोलते हैं अवयव की इक्वलिटी यानी कि समानता, यानी कि इक्वल का साइन लगा हो तो उसका क्या मतलब है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवयवों का जोड़ना घटाना यानी कि उनका ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। रेस्ट आप अभी यहाँ तक प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।